15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ऐसा हम कहते हैं, सुनते हैं, परंतु ऐसा जो है हम सुनते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत इंडिपेंडेंट हो गया, भारत फ्रीडम मिल गया, भारत फ्री कंट्री है। तो ऐसी चीज़ें तो हमको देखने को नहीं मिलती है। तो आखिर हमारे पास जो स्वतंत्रता मिली है इसका मतलब क्या है? आखिर हम फ्रीडम पा गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में देखें तो जो फ्रीडम का मतलब हमारे देश में था, हमारा जो गुलामी का मतलब था 1947 से पहले, वह था ब्रिटिश कंट्रोल। यानी अगर भारत पर जब ब्रिटिश कंट्रोल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था, तो उसे हम कहते थे कि हमारा देश डिपेंडेंट है। किस पर? ब्रिटिश पर। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जो है फ्रीडम पा गए, ऐसा लिखा नहीं गया। तो आखिर उसके लिए शब्द प्रयोग क्या किए गए कि हम जो है एक स्वतंत्र कंट्री हैं? इसके लिए संविधान में एक शब्द है सोवरेन, संप्रभु देश। यानी हमारा देश एक संप्रभु है। संप्रभु देश होने के नाते हमें बहुत सारी चीज़ें, जो स्वतंत्रता की डिफिनीशन का एक बहुत व्यापक स्तर पर ले जाता है, हमें संप्रभुता या सॉवरेनिटी। तो अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में कुछ की वर्ड हैं, तो उन्हीं में एक वर्ड है सोवरेन। तो आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या कीवर्ड हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता संविधान बना है उसमें जो कीवर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया उसका मतलब क्या है, हमारे अपने लेवल पर क्या मतलब है, विदेशी मामलों में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या मतलब है। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं, इंसर्ट किए हैं। तो सोवरेन, संप्रभु देश, सोशलिस्ट, समाजवादी व्यवस्था, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक, गणराज्य, जस्टिस, न्यायपूर्ण व्यवस्था, लिबर्टी। यहाँ पर लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता है, लेकिन लिबर्टी का वह जो स्वतंत्रता का मतलब हमको सोवरेनिटी मिलती है वो यहाँ नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन हमें अलग है। यूपीएससी ने लिबर्टी पर क्वेश्चन भी पूछा है, इसे हम आगे देखेंगे। इक्वलिटी, समानता, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और डेमोक्रेटिक पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फ्रेटर्निटी, भातृत्व या बंधुत्व की भावना। ये कुछ शब्द हैं जो हमारे प्रियम्बल में इंसर्ट किए गए, रखे गए हैं। इन शब्दों को हम देखते हैं। तो आज हम सिर्फ एक शब्द को देखेंगे, सोवरेन। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोवरेन, जो भारत एक सोवरेन कंट्री है, इसका मतलब क्या है। अगर हम देखें सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि सोवरेनिटी, अगर किसी कंट्री को हम कहें सोवरेन है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी उस देश को जो शासन व्यवस्था चलाने की व्यवस्था है वो एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसके ऊपर किसी भी दूसरे अथॉरिटी का या किसी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम देखें हमारा प्यारा भारत, इसमें हमारा ये जो है मैप दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो इस देश के जो भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, टेरिटोरियल एरिया है, इस पर किसी भी दूसरे देश का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई जो है दबाव नहीं है, कोई भी ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है। हम फ्री हैं इस मामले में कि हम जो चाहें कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें सोवरेन, तो सोवरेन का मतलब सीधे होता है भारतीयों के लिए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीयों के लिए क्या है कि नाइदर डिपेंडेंसी नारे डोमिनियन। तो भारत में क्या कहा गया कि भारत जो है देश, ये सोवरेन है, संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि भारत किसी पर किसी भी तरीके से न निर्भर है और न ही डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत स्वतंत्र देश होगा, लेकिन इसकी पूरी फाइनल अथॉरिटी किसी दूसरे के हाथ में होगी। यानी जब देखते हैं हम 1947 से 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत एक जो है डोमिनियन स्टेटस इसका था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि भारत का जो है स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था कि ब्रिटिश अथॉरिटी के पास थोड़ी सी होगी, लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं था। तो भारत का जो सोवरेनिटी वर्ड ये बताता है कि भारत के ऊपर न तो कोई डिपेंडेंसी है और न ही डोमिनियन स्टेटस की स्थिति है। भारत कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इस पर किसी की कोई बाध्यता नहीं है और न ही भारत किसी पर निर्भर है। और अगर हम देखें नो अथॉरिटी एबव इट, यानी भारत के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं, यानी भारत सरकार जो भारत की गणराज्य है व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है,
या सेपरेशन ऑफ पावर है, इन सब के माध्यम से यहाँ पर कोई भी ऐसा संस्था नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जिसकी अथॉरिटी भारत से ऊपर हो। भारत कंप्लीटली स्वतंत्र है, ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अगर हम देखें तो एक चीज यहाँ पर सामने हमें आती है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या सच में भारत एक संप्रभु देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेनिटी इसके अंडर 100% है। जैसा कि देखते हैं 1949 में जो है एक कॉमनवेल्थ बना था, ये कॉमनवेल्थ का सिंबल है। तो कॉमनवेल्थ जो बना था वो एक्चुअल में क्या था? कॉमनवेल्थ उन देशों का एक ग्रुप था, समूह था, जो कभी न कभी ब्रिटेन के कॉलोनी थे, गुलाम कंट्री थे, उन लोगों को बना दिया गया था, एक कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। और उसका जो हेड होता था वो ब्रिटिश क्राउन था, यानी ब्रिटिश क्राउन जो है वही हेड रहेगा कॉमनवेल्थ का। और ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्री एक्सेप्ट किए थे। भारत ने भी 1949 में इसे कहा कि हम कंटिन्यू रहेंगे, यानी जो 1947 में देश आज़ाद हो गया, संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो 1949 में भारत ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी वर्णन संविधान में नहीं है, यानी भारत की इसके वजह से, कॉमनवेल्थ के मेंबर होने की वजह से भारत की संप्रभुता पर, इंडिपेंडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा लीगल है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ही नहीं किया गया है कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है या भारत का कॉमनवेल्थ से कोई रिलेशन, यानी कॉमनवेल्थ वर्ड ही हमारे संविधान में नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में जो कॉमनवेल्थ का सिस्टम लाया गया है, ये इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि गुलामी का प्रतीक नहीं है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ कंट्री की, तो जो ब्रिटिश के गुलाम थे तो ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के हम देख रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ये तिमोर लेस्ते, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्री हैं, फिर कनाडा है, ये सब जो है कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम गुलामी के प्रतीक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देयर विल बी नो एपिटोम और सिंबल ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसे प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए कि हम कभी गुलाम थे, इसलिए उसने कहा कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनेंगे। ये जो ब्लू कलर दिख रहे हैं, ये कंट्री ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ की, तो जब मेंबरशिप एक्सेप्ट किया गया तो कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया कि इससे क्या है, प्रतीक पता चल रहा है कि भारत कभी गुलाम था, ऐसा भारत जता रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में एक एग्रीमेंट है, कोई बाध्यकारी एग्रीमेंट नहीं है, ये सिंपल एग्रीमेंट जो फ्री विल, स्वैच्छिक रूप से ये निर्णय लिया गया और स्वैच्छिक रूप से हम जब चाहें इससे मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं। और क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था 1946 में, उस समय ब्रिटिश ने भी क्रिप्स मिशन के माध्यम से कहा था कि भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ का मेंबर रहे और चाहे तो कॉमनवेल्थ का मेंबर न रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब यूनाइटेड नेशन बनता है, ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को जब ये बना, उसी समय भारत इसका मेंबर बन गया था। यानी हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंडर में शासन व्यवस्था भले थी, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट का अस्तित्व हमारा 1945 में भी था, स्वतंत्रता के पहले भी था, और हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर 1945 में ही बन चुके थे। इसके जो पूरी गतिविधियां हैं, जो नियम कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भारत एक साझेदार था, शेयर होल्डर था। तो हम देखते हैं इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट ए लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेनिटी। यानी अगर हम देखें यूएनओ का मेंबर भारत है, तो इस वजह से भी भारत के सॉवरेनिटी पर कोई लिमिटेशन नहीं लगती है, कोई सीमा या प्रतिबद्धता नहीं लगती है कि भारत को किसी तरीके का कोई दबाव है। यानी अगर किसी संगठन का भारत मेंबर है, इसका कोई मतलब नहीं कि उस संगठन का भारत के ऊपर दबाव होगा। भारत अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने देश की शासन व्यवस्था को देखेगा। अगर हम इसके आगे बात करें तो जो भारत स्वतंत्र है, सोवरेन है, जिसको स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्ड संप्रभुता या सॉवरेनिटी कही गई है, इसका भारत के रेफरेंस में एक मतलब क्या कहा गया कि इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। इसके लिए एक वर्ड कहा गया है सीड और एक्वायर। यानी भारत जो है किसी भी विदेशी राज्य को, विदेशी देश को
अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, समाहित कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत किसी अपने राज्य को दूसरे राज्य को सौंप सकता है, दे सकता है। ये चीज़ सॉवरेनिटी के माध्यम से दी गई है। ये थोड़ा विवादित मुद्दा है। और एक बेरुबारी का केस है। बेरुबारी केस में भारत का एक बेरुबारी जगह था जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में, जो उस समय पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, जो एक विवादास्पद मैटर बन गया था। तो इस सेसेशन के माध्यम से दिया गया था। और कुछ हिस्सा श्रीलंका को भी दिए गए हैं, कुछ हिस्सा भूटान को भी दिए गए हैं। तो इसी सॉवरेनिटी के माध्यम से दिया गया। लेकिन हमारे जब देश स्वतंत्र हुआ था, ये भूटान जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं था। ये प्रोटेक्टरेट था, भारत के संरक्षण में सिर्फ था। लेकिन भूटान नहीं, सिक्किम जो है हमारा संरक्षण के अंडर एक कंट्री था। और दुनिया में जो है जो रिकॉर्ड बनते थे, लिस्ट बनते थे कंट्री के, उसमें सिक्किम को एक कंट्री के रूप में दिखाया जाता था। बाद में 1975 में सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बन गया। तो इसी जो है सॉवरेनिटी के माध्यम से ये काम हुए हैं। आगे हम देखें तो अगर भारत के जो भारत का ये एसोसिएशन है, कॉमनवेल्थ के साथ हो चाहे यूनाइटेड नेशन के साथ हो, ये एक्चुअल में एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन है और फ्री एसोसिएशन है, जिसमें कोई ऑब्लिगेशन है, नो ऑब्लिगेशन। वॉलंटरी डिक्लेरेशन एंड इंडिकेट ए फ्री एसोसिएशन एंड नो ऑब्लिगेशन, यानी भारत का कोई विशेष ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि भारत का कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है। यानी अगर यूनाइटेड नेशन के प्रति सभी राष्ट्रों के लिए जो नियम बनेगा वही नियम भारत पर भी अप्लाई होगा। भारत के ऊपर कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं होगा किसी भी लॉ का। और एक ऑनरेबल एसोसिएशन, ये सम्मानजनक एक तरीके से देखा जाए तो सहयोग संगठन है, चाहे हम यूनाइटेड नेशन के साथ हैं, चाहे कॉमनवेल्थ के साथ हैं, चाहे कोई भी ग्रुपिंग के साथ हैं। इसमें भले कहा गया है कि कॉमनवेल्थ जो है उसका जो है ब्रिटिश क्राउन जो है उसका हेड होगा, लेकिन एक तरीके से केवल सिंबॉलिक है। उसमें जो है किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता नहीं है। अगर आगे हम देखें तो भारत की सॉवरेनिटी का सॉवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है। अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में सॉवरेनिटी जो होता है एक्चुअल में 100% अप्लाई नहीं होती। इस मामले को हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां हमें लगता है कि भारत दूसरे देशों के दबाव में काम कर रहा है, या जैसे कभी अमेरिका के दबाव में काम कर लिया, कभी इटली के दबाव में काम कर लिया, तो कभी चाइना के दबाव में आ गया। ऐसा लगता है पर होता नहीं है। कभी WTO के दबाव में दिखता है लेकिन होता नहीं है। अगर एक्चुअल में हम देखें तो भारत के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे NSG, WTO, इनको हम एक एक करके थोड़ा देख रहे हैं कि भारत जो है सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। अगर हम देखें तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। यानी जब भारत यूनाइटेड नेशन बना उस समय फाउंडिंग मेंबर था। तो जब भारत फाउंडिंग मेंबर है, उसके पास अथॉरिटी थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तो क्या भारत सच में कंप्रोमाइज करेगा सॉवरेनिटी के साथ? ऐसा तो नहीं लग रहा है भारत सॉवरेनिटी के साथ कंप्रोमाइज करेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि, लेकिन एक बात ये भी है, जैसा कि हमने कहा कि भारत कभी कभी दिखता है कि अमेरिका के दबाव में काम करने लगता है, कभी इटली दबाव में काम किया है, कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंडर में काम किया। इसका मेन मतलब यह है कि सॉवरेनिटी एक्चुअल में एक लीगल फिक्शन है और ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिस में एक्चुअल में नहीं आती है। जैसे हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन जो है सॉवरेनिटी को डाइल्यूट कर दिया है, इसको कुछ हद तक मान सकते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन ने सॉवरेनिटी को कंप्लीट तो डाइल्यूट नहीं किया, हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे? हम जानते हैं भारत में जो अमेरिका ने भारत पर एक दबाव बनाया और कहा कि ईरान से भारत तेल खरीदना बंद करे, अदरवाइज हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो भारत ने क्या किया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और आज प्रेजेंट टाइम में तेल नहीं खरीद रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि ईरान इसका उलट है, हमको रिएक्शन क्या मिला, ईरान ने भी चाबहार प्रोजेक्ट में भारत को बाहर कर दिया, इससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हमारे लिए ईरान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम में अमेरिका है, क्योंकि हमारे ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है। बहुत सारे मामलों में अमेरिका भारत को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबरशिप की जब बात आती है, भारत क्लेम करता है, तो अमेरिका साफ बोलता है कि हाँ हम इसके समर्थन में हैं। ब्रिटेन भी समर्थन में है, फ्रांस भी समर्थन में है, बस रसिया कुछ न तो हाँ या न तो ना बोलता है और चाइना अपोज करता है। यानी अगर जिस दिन चाइना हाँ बोल देगा किसी तरह से और रसिया भी हाँ बोल देगा, तो भारत जो है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सपोर्ट से परमानेंट मेंबर बन जाएगा। इसलिए भारत ईरान के रेफरेंस में देखा जाए तो ईरान के मामले में भारत ने थोड़ा सा दबाव में आ करके
बिजनेस को बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत ने अपने फायदे के लिए देखा है। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कोई गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो है एक्चुअल में किसी देश के साथ रिलेशन इस आधार पर नहीं बनाते हैं, हम सोवरेन कंट्री हैं, संप्रभु देश है, तो उसके डिफिनीशन को एक तख्ती पर लिख करके पोस्टर चिपका करके चलेंगे। एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल स्फीयर, जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाना है। हम काम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर कहीं हमें थोड़ा सा झुकना पड़े और हमारा फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें एनएसजी, जैसा कि हमने कहा कभी इटली के दबाव में भारत आया था, उसका क्या मतलब है? हम जानते हैं इटली के जो है शिप पर कुछ लोग आए और केरल के मछुआरों को जान से मार दिया, उनका केस चल रहा था। इटली के मामले को जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। उसी समय एक कॉन्सेप्ट प्रपोजल चल रहा था कि एनएसजी में भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो जो है इटली ने विरोध किया, चाइना ने भी विरोध किया, लेकिन जब भारत ने कहा कि उसके जो 2 मेंबर हैं जिन्होंने केरल वालों का हत्या कर दिया है, हम उसमें उनको ढील देंगे, उनको मामले को रिफ्यूज कर देंगे, मामले को वापस ले लेंगे, लेकिन कंपनसेशन इटली को देना पड़ेगा। लेकिन इसका शर्त यह है कि भारत को सपोर्ट करे एनएसजी के मेंबरशिप के लिए इटली फाइनली मान गया और इटली ने हमारे एनएसजी के लिए सपोर्ट कर दिया। बाद में चाइना भी किसी तरह मान गया और भारत इस समय हम देखते हैं एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो परमाणु आपूर्ति ग्रुप जो है उसका भारत मेंबर बन गया। इसी तरह डब्ल्यूटीओ ने एक बार क्या कहा कि अगर भारत जो है कुछ चीज़ों को नहीं कानून मानेगा तो हम भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर कर देंगे। तो भारत उसकी बात मान गया, क्योंकि उससे डब्ल्यूटीओ को भारत एक विकासशील देश होने के नाते बहुत सारे ट्रेड बेनिफिट मिलते हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि हम जो है इटली के दबाव में आ गए और उसके नागरिकों को छोड़ दिया। एक्चुअली हमको एनएसजी की मेंबरशिप लेनी थी जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस करना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ईरान का जो मैटर है, हम देखते हैं कि अमेरिका भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए ईरान से हमने रिश्ते को थोड़ा कमज़ोर कर लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर हमको एनएसजी में सदस्यता मिल गई, ईरान के साथ हमको भले ही डील को तोड़ना पड़ा, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग टर्म में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा फायदा ही हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि जो सॉवरेनिटी है और ग्लोबलाइजेशन है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करते हैं, बस ये मॉडिफिकेशन है। यानी हम ये कह सकते हैं सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम एक रिजिड सॉवरेन बॉडी की तरह बिहेव करें। भारत को जब फायदा दिखेगा तो भारत करेगा, जैसा कि आए दिनों पर देश के विदेश मंत्री भी कह देते हैं, साफ बोल देते हैं कि अगर हमारे हित में जो काम होगा हम वही करेंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि यह काम हमारे हित में है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमारे हित को थोड़ा सा नुकसान पहुंचे लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता हो तो हम उस काम को कर लेते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि भारत एक संप्रभु देश नहीं है, सोवरेन देश नहीं है और इटली के कभी दबाव में आकर के उसने नागरिकों को छोड़ दिया या अमेरिका के दबाव में ईरान के बिजनेस छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो ये हमारे वैश्विक परिदृश्य में हमारा एक प्रभाव बना रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा सॉवरेनिटी। अगला जो हमारा प्रीएम्बल में वर्ड है वो सोशलिस्ट है। तो हम सॉवरेनिटी के बाद अगले वर्ड पर आएंगे सोशलिस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सोशलिस्ट पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं सोशलिस्ट वीडियो के साथ।